हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तेज होता जा रहा है। ऐसे में समय की मांग कूटनीति है, कुछ ऐसा जो मामले को शांत करे। भारत ने पिछले हफ्ते ऐसी ही एक कोशिश की थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव गए, लेकिन इस यात्रा ने भारत में लोगों की राय को विभाजित कर दिया है। कुछ का कहना है कि यह संतुलनकारी कार्य था, जबकि अन्य का कहना है कि यह गैर जरूरी था। यहाँ तक कि रूस के साथ हमारे संबंधों के लिए यह प्रतिकूल भी हो सकता है। मोदी के जाने के बाद ज़ेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और भारत पर उनकी कुछ टिप्पणियां तीखी और स्पष्ट रूप से अनुचित थी। कूटनीति में आपको छोटे से छोटे लाभ का भी स्वागत करना चाहिए और ज़ेलेंस्की ने ऐसा नहीं किया। पैरा। तो क्या प्रधानमंत्री की यात्रा बेकार गई? वे वहाँ गए ही क्यों थे? जुलाई में ही मोदी रूस गए थे। वहाँ उन्होंने पुतिन से मुलाकात की थी और उन्हें गले लगाया था। इससे यूक्रेन और पश्चिमी देशों में नाराज़गी थी। ज़ेलेंस्की ने इसे बड़ी निराशा बताया था। अतीत में भारत ने ऐसी आलोचनाओं को नज़रअंदाज किया है, लेकिन इस बार भारत ने यूक्रेन यात्रा करने का फैसला किया। कूटनीति में इसे हाइफनेशन कहते हैं। आप इज़राइल जाते हैं, फ़िलिस्तीन भी जाते हैं, आप रूस जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं। यह दोनों तरफ से खेलने जैसा है। पैरा। सवाल यह है कि क्या भारत के लिए ऐसा करना ज़रूरी था? रूस नई दिल्ली के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है। यूक्रेन नहीं है। पिछले हफ्ते तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने कीव का दौरा नहीं किया था। रूस हमारे लिए यूक्रेन से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। फिर इससे क्या हासिल हुआ? पैरा। मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहली तो यह कि इसने भारत की नीति को स्पष्ट कर दिया कि वह पुतिन समर्थक नहीं है, युद्ध समर्थक नहीं है और तटस्थ भी नहीं है। जैसा कि मोदी ने कहा, भारत शांति के पक्ष में है। यह नई दिल्ली को चीन या ईरान से अलग करता है, जो रूस के युद्ध का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे हैं। भारत ऐसा नहीं है। नई दिल्ली का कहना है कि वह युद्ध को वित्त पोषित करने के लिए नहीं, बल्कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए रूसी तेल खरीद रहा है। अगर यूक्रेन हमें सस्ता तेल बेच सकता है तो हम उसे भी खरीदेंगे। इसलिए यह राजनीति से ज़्यादा वित्तीय निर्णय है और लगता है कि यूक्रेन ने यह बात समझ ली है। 2022 में कीव ने कहा था कि भारत के हाथ यूक्रेन के खून से सने हैं। वैसी बयानबाजी अब
बंद हो गई है। पैरा दूसरा लक्ष्य रूस पर अंकुश बनाए रखना है, क्योंकि भू राजनीति इसी तरह काम करती है। यह सच है कि मॉस्को हमारा पुराना साझेदार है, लेकिन वह चीन का भी सहयोगी है। पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बेरोक-टोक साझेदारी है। इसलिए अगर भारत और चीन के बीच हालात खराब होते हैं तो पुतिन किसका समर्थन करेंगे? साथ ही रूस अपने युद्ध के कारण पहले जितना भरोसेमंद नहीं रहा। 2019 में भारत द्वारा रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम पर विचार करें। 3 सिस्टम वितरित किए जा चुके हैं। इस साल 2 और आने वाले थे, लेकिन युद्ध के कारण देरी हो गई। नई हेडलाइन 2026 की है। पैरा वित्तीय लेन-देन के मामले में भी यही स्थिति है। भारत ने रूस की ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन रिटर्न बहुत कम है। सखालिन-1 तेल क्षेत्र में भारत की 20% हिस्सेदारी है, इसलिए नई दिल्ली तेल इक्विटी या फील्ड में से तेल का हिस्सा चाहता था। रूस ने मना कर दिया है। तेल के बजाय वे भारत को लाभांश देना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक पैच है। रूस भारत को पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी ऊर्जा कंपनियां वैश्विक भुगतान प्रणाली से कटी हुई हैं। इसलिए अवैतनिक लाभांश बढ़ता जा रहा है, जो लगभग $600 मिलियन तक पहुंच गया है। यह वह राशि है जो रूस को भारतीय सरकारी कंपनियों को देनी है, और अब वह अधिक लाभांश की पेशकश कर रहा है। भारत इससे खुश नहीं है। रूसी सेना में लड़ने वाले भारतीयों का भी मुद्दा है। पैरा सबसे अंत में इस यात्रा ने कूटनीति की आवश्यकता को रेखांकित किया। युद्ध अक्सर ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। लड़ाई नियमित हो जाती है, विनाश सामान्य हो जाता है, और आप भूल जाते हैं कि शांति भी एक विकल्प है। मोदी ने ज़ेलेंस्की को यह याद दिलाया है। उन्होंने यूक्रेन से शांति वार्ता करने का आग्रह किया। यह पश्चिम नहीं करेगा, रूस नहीं करेगा, इसलिए किसी को तो करना ही चाहिए। पश्चिम में भारतीयों का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक तमिल वैज्ञानिक डॉक्टर श्यामला गोपालन की बेटी कमला हैरिस अमेरिकी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर दे रही है। वहीं ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वांस की पत्नी उषा चिल्लुकुरी के माता-पिता भी आंध्र प्रदेश से हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। IMF की डिप्टी प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ जल्द ही इस संस्था में शीर्ष पर पहुंच सकती है। पूरे अमेरिका में अनेक फॉर्च्यून 500 कंपनियों के CEO भारतवंशी हैं, जैसे गूगल में सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला, अडोबी में शांतनु नारायण और IBM में अरविंद कृष्णा। अमेरिका में भारतीय ही सबसे धनी जनसांख्यिकीय समूह है, जिनकी औसत वार्षिक आय
$1,20,000 से भी अधिक है। यह चीनी यहूदियों और श्वेत अमेरिकियों से भी अधिक है। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।